हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट एंड अनदर काइंड ऑफ कॉस्ट को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कवर की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल कंप्लीट की थी। इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट में जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की दोनों ही शामिल की जाती हैं। कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है उसके अंदर जब हम कवर करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट को, तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर बहुत अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। जो सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड सोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इसको कवर किया जाता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में भी डिफाइन एज दोज मॉनिटरी पेमेंट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर वो मॉनिटरी पेमेंट आते हैं, वो पैसे की जो मनी की टर्म में पेमेंट की जाती है वो आ जाती है जो फर्म द्वारा की जाती हैं। मस्ट मेक टू दोज आउटसाइडर हु सप्लाई रिसोर्सेज एंड नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर वो सारी मॉनिटरी पेमेंट आ जाती है जो फर्म देती है, आउटसाइडर पर्सन को देती है जो उन्होंने सप्लाई किए होते हैं रिसोर्सेज। और जो नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट होती है, नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट का मतलब क्या है कि वो जैसे हमने खुद के सेल्फ ओन्ड, खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं तो हम खुद को सैलरी नहीं देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज जैसे हम खुद की ज़मीन इस्तेमाल करें तो हम खुद को रेंट नहीं देते हैं। तो जो हमारे पास सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट होती है वो भी शामिल की जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर, विच दे कुड हैव अर्न इन देयर बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, जिसको हम कहते हैं। अब देखो, अगर मैं खुद के रिसोर्सेज खुद यूटिलाइजेशन करने की बजाय कहीं बाहर लगाती तो वहाँ से मुझे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट वगैरह अर्न हो जाता है। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, सेक्रीफाइस हो चुका है। तो इस कारण से जो हम इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो मॉनिटरी पेमेंट को शामिल करते हैं, जो चाहे वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, सेल्फ ओन्ड या फिर सेल्फ जो हमारे पास एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं। कहते हैं जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है रेफर करते हैं ये ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वाइल इकोनॉमिक कॉस्ट रेफर्स टू बोथ टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो अकाउंटिंग कॉस्ट हमने लास्ट क्लासेस में कवर की हैं, तो अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेके चलते थे हम, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो हमने आउटसाइडर्स को पेमेंट किया और सिर्फ वही कॉस्ट आते थे। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं, दोनों को ही शामिल किया जाता है। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो होते हैं जो बाहर आउटसाइडर्स को पेमेंट किए जाते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो आ जाते हैं जो हम सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की कॉस्ट को लेते हैं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आती है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अब हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे हम, इकोनॉमिक कॉस्ट है जो इकोनॉमिक कॉस्ट लेके चलेंगे, पूरे साल का जो खर्चा होता है कॉलेज की एजुकेशन का। इसमें ले लेते हैं ट्यूशन, हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस सारे जोड़ के 6,000 रुपये, जो 6,000 रुपये पूरे साल का खर्च किए जाते हैं। जब कॉलेज की एजुकेशन ले जाते हैं वहाँ पे ट्यूशन, हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस को जोड़ के 6,000 एक साल का जो खर्चा आ गया। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग कॉस्ट है तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, 6,000। तो ये 6,000 कौन सी कॉस्ट है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाएगी। कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है मॉनिटरी आउटले प्लस जो फोरगोन इनकम होती है अल्टरनेटिव यूजेस की। अगर स्टूडेंट है जो अपना टाइम इस कॉलेज में लगाने की बजाय कहीं बाहर जॉब करता तो वहाँ से उसको क्या होनी थी, अर्निंग होनी थी। और जो उसने कॉलेज स्टूडेंट होने के कारण जो है 6,000 खर्च कर दिया, अगर यही पैसा कहीं और वो इन्वेस्ट करता तो वहाँ से क्या मिलता, उसको इंटरेस्ट मिलता। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट है जो, जिस स्टूडेंट का यहाँ पे खर्च दिखाया गया 6,000 उसका खर्च आ गया, कॉलेज की जो हॉस्टल ट्यूशन फीस थी। अगर वही स्टूडेंट मान लेते हैं कहीं जॉब करता, कहीं वो जॉब करता तो जॉब करके उसको लेट कर लेते कि 5,000 रुपये जो कमाई हो जाती। मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो जॉब करता तो 5,000 रुपये वो कमा लेता एक साल के, जो ये ईयर के हिसाब से लेके चल रहे हैं हम, एक साल के वो 5,000 रुपये कमा लेता। और जो उसने 6,000 कॉलेज की फ़ीस ये जो पे की है, अगर ये बाहर कहीं डिपॉजिट करता है, इस 6,000 को डिपॉजिट करता, 6,000 को लेट कर लेता कि इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट अगर उसको मिलता, 6,000 का 5% कितना हो जाता, 300 रुपये। तो यहाँ पे एक तो 5,000 वो कमा लेता अगर वो स्टूडेंट ना होता बाहर कहीं जॉब करके,
और 300 रुपये जो इसने खर्च कर दिया उसी को बाहर डिपॉजिट करके 300 रुपये इंटरेस्ट ले लेता, और प्लस जो ये 6,000 रुपये इसका ये भी बच जाता, क्योंकि 6,000 रुपये जो इसका ये भी खर्च ना करना पड़ता, बाहर भी जॉब कर लेता और उसका इंटरेस्ट भी मिल जाता। टोटल उसको कितना बन जाता, 11,300 से बन जाता। इस तरीके से हम यहाँ पे अगर इकोनॉमी कॉस्ट निकालते हैं, इकोनॉमी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमी कॉस्ट के लिए जो उसने मॉनिटरी आउटले कर दिया, मॉनिटरी आउटले जो उसका खर्चा हो चुका है, प्लस जो उसने वेजेस गवा दी अब, क्योंकि अब वो स्टूडेंट है, जॉब तो नहीं कर रहा, तो फोरगोन है जो उसकी वेजेस आ जाएंगी, जो उसकी वेजेस गंवा चुके हैं, प्लस में जो इसका इंटरेस्ट भी फोरगोन हो चुका है, छूट चुका है जो इंटरेस्ट वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना खर्च किया उसने, 6,000 खर्च किया। अगर वो बाहर जॉब करता 5,000 वेजेस के मिलते, 300 उसके मिलते इंटरेस्ट के, तो यहाँ पे टोटल 11,300 क्या कहलाएगी, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर है जो दोनों ही अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल किया गया है। इट कम्स मच क्लोजर टू गिविंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिसोर्स यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हमें क्या पता चल जाए, ट्रू वैल्यू जो पता चल जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आती है, अकाउंटिंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही आती है। तो यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। दोबारा से फिर रिपीट करते हैं एग्जाम्पल कि मान लेते एक स्टूडेंट है, कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहा है, तो उसको 6,000 रुपये जो उसकी पूरे साल की खर्च हो जाता है, ट्यूशन फीस, अदर हॉस्टल फीस वगैरह लगा करके 6,000 हो जाता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग कॉस्ट है वो। अगर वो स्टूडेंट ना होता, कहीं जॉब करता, तो जॉब करके उसको 5,000 रुपये मिल जाते वेजेस के, और यही जो 6,000 रुपये उसका खर्च है वो कहीं जमा कराता, डिपॉजिट कराता, तो उसको 5% इंटरेस्ट मिल जाता, 300 उसको इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन अब तो क्या वो अपना स्टूडेंट है, ना ही तो वो जॉब करके वेजेस कमा पा रहा, ना ही वो पैसे को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा पा रहा, तो बल्कि अभी यहाँ पे ये दोनों क्या, उसका जो फोरगोन वेजेस है और जो ये फोरगोन इंटरेस्ट है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आ जाएगा जो मॉनिटरी आउटले, जो उसका 6,000 खर्च हो गया, जो उसका वेजेस गंवाया गया उसने, क्योंकि वो स्टूडेंट है, जॉब नहीं कर पा रहा, 5,000 उसके वेजेस चले गए हैं, इंटरेस्ट के 300 चले गए, तो 11,300 क्या कहलाएगी, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को क्या कर देगा, हमने शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक फर्म लोकेट की जाती है सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे सोसाइटी को उसके कारण कुछ नुकसान होते हैं फर्म के कारण, जैसे पोल्यूशन होता है, अगर वो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, तो वो केमिकल का जो वेस्ट होता है वो रिवर्स के अंदर है जो वो छोड़ दिया जाता है फर्म के द्वारा, तो पानी दूषित हो जाता है। अगर कुछ ऐसा यूज़ किया जा रहा है फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ से धुआं निकलता है, तो धुएं के कारण सोसाइटी को क्या होता है, पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जहाँ से सोसाइटी में बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो जो सोसाइटी वालों को जो ये झेलनी पड़ा, वो मतलब जो खर्च उठाना पड़ा बीमारी का, जो उनको एयर पोल्यूशन झेलना पड़ा, वाटर पोल्यूशन झेलना पड़ा, वो किसके अंदर आता है, वो सोशल कॉस्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, समझते हैं बुकिश एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है सोशल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी। कहते हैं टोटल कॉस्ट होती है जो सोसाइटी को झेलनी पड़ती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है फैक्ट्रीज के अंदर, जिस कारण से सोसाइटी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एवरी सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन सोशल कॉस्ट, क्योंकि जब फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोल्यूशन फैला जाता है, और जो नॉइस होते हैं, शोर शराबा जो होता है सोसाइटी में, विच आर नॉट टेकन बाय फर्म्स इन डिटरमाइनिंग देयर प्राइस लेवल। अब यहाँ पे जो सोशल कॉस्ट होती है फर्म नहीं इंक्लूड करती अपने प्राइस लेवल के अंदर, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए होती है, ये जो प्रोड्यूसर होता है वो कंसीडर नहीं करता सोशल कॉस्ट को। सोशल कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द सोसाइटी रेदर देन जस्ट वन फर्म और इंडिविजुअल। सोशल कॉस्ट क्या होती है, कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं सोसाइटी के लिए, किसकी बजाय, एक फर्म या एक इंडिविजुअल की बजाय। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहते हैं डिक्शनरी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो सोशल कॉस्ट होती है गिवन आउटपुट की, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मनी विच इज जस्ट एडुकेट व्हेन पेड एज अ कंपनसेशन टू रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल यूटिलिटी लेवल ऑल हु लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। यानी कि जैसे ही सोशल एक्टिविटी, यानी कि सोशल कॉस्ट क्या होती है कि जैसे ही बिजनेस एक्टिविटी की गई है, बिजनेस एक्टिविटी के जो साइड इफेक्ट हुए सोसाइटी के ऊपर, तो सोसाइटी को उसकी कॉस्ट झेलनी पड़ी है, बीमारियां लग जाती हैं, तो वो कॉस्ट किसके अंदर आती है, सोशल कॉस्ट के अंदर आती है। प्रोड्यूसर के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स के प्राइस के अंदर इसको जो शामिल नहीं करता।
अगर अदर वर्ड्स की बात की जाए तो सोशल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड बाय द होल सोसाइटी। किसको झेलनी पड़ती है? पूरी सोसाइटी को झेलनी पड़ती है जब एक फर्म प्रोड्यूस करते कमोडिटी को, क्योंकि फर्म ने तो कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, तो उसके प्रोडक्शन के कारण जो सोसाइटी को झेलना पड़ा है डिस्कम्फर्ट, जो भी पोल्यूशन, जो भी नॉइस पोल्यूशन, तो सारा सोसाइटी के लिए है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या होता है कि स्मोक छूटता है, एमिटिंग होता है, स्मोक धुआं छोड़ते जो चिमनियाँ होती हैं टेक्सटाइल मिल्स की, स्पॉइल द गारमेंट्स वॉन्स by the pupils and so they have to spend more on laundries. Pollutions of airs tells upon the health of the pupils and they have to spend more on medical treatment. अब जैसे जो टेक्सटाइल्स मिल्स होती हैं उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए जो चिमनियों का इस्तेमाल करके धुआं छोड़ा सोसाइटी के अंदर, तो उस धुएं से क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो चुके हैं। तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, जो सोसाइटी के अंदर पर्सन थे उनका हेल्थ खराब हो गया। तो जब हेल्थ खराब हो गया तो उनका जो पैसा है सोसाइटी वालों का वो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होगा। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर नॉट इंकर बाय प्राइवेट फर्म। ये फर्म नहीं झेलेगी, ये सोसाइटी को खुद ही अपनी जेब से जो देना पड़ता है, अपना इलाज खुद करवाते हैं जो सोसाइटी वाले होते हैं। देयर बर्डन इज बोर्न बाय द सोसाइटी एज अ होल। कौन इसका बर्डन झेलती है? सोसाइटी झेलती है। दैट इज वाई दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड सोशल कॉस्ट। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? सोशल कॉस्ट बोला जाता है। In the other words, the social cost of goods and services include both the cost incurred by the producers of the good or services, यानी कि जो प्राइवेट कॉस्ट होती है, यानी कि सोशल कॉस्ट के अंदर किसको शामिल किया जाता है? प्राइवेट कॉस्ट को शामिल किया जाता है। एंड द कॉस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय दोज सफरिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और एक्सटर्नल कॉस्ट। तो यानी कि हम सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों को जो शामिल करके चलते हैं। यानी कि हम सिंपल वर्ड में अगर कहना चाहें तो सोशल कॉस्ट क्या होती है कि जब बिजनेस एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी एयर पोल्यूशन किया जाता है, जो भी वाटर पोल्यूशन किया जाता है, तो उसका सोसाइटी के पर्सन जो होते हैं, वहाँ पे रह रहे पर्सन होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिस कारण से उनको अपना इलाज करवाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सारा वो झेलना क्या कहलाता है? सोशल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोड्यूसर होता है ये जब गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करता है तो सोशल कॉस्ट को वहाँ पर जो शामिल नहीं करता, जबकि ये सोशल कॉस्ट जो झेलनी पड़ती है सिर्फ सोसाइटी को, जो पूरी सोसाइटी को जो झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट आती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है जो इंडिविजुअल फर्म या फिर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी का झेलनी पड़ती है। यानी कि प्राइवेट कॉस्ट द कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडिविजुअल फर्म। ये कौन करती है? प्राइवेट मतलब कॉस्ट वो होती है जो इंडिविजुअल फर्म द्वारा की जाती है कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर दोनों ही कॉस्ट को शामिल किया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आउटसाइडर्स को पेमेंट की जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसमें सेल्फ ओन्ड और सेल्फ जो हमारे पास सेल्फ रिसोर्सेज होते हैं, सेल्फ जनरेटेड रिसोर्सेज आते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। मिलर के हिसाब से जो प्राइवेट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो फर्म को या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को लेनी पड़ती है अपने खुद के डिसीजन के कारण। ऑन डिसीजन क्या कहलाता है? प्राइवेट कहलाता है। जो इसको खुद के डिसीजन के कारण जो खर्च उठाना पड़ता है अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, वो किस में आता है? प्राइवेट कॉस्ट के अंदर आता है। वन ऑफ द मेजर रीजन वाई सोशल कॉस्ट डिफर फ्रॉम द ऑब्जर्व प्राइवेट कॉस्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेजर रीजन रहता है सोशल कॉस्ट का अलग होना प्राइवेट कॉस्ट, वो क्या रहता है? मेन एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट के कारण ही क्या होती है, हम जो प्राइवेट कॉस्ट होती है, जो सोशल कॉस्ट होती है, इसको अलग कर पाते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट रेफर करती है उस कॉस्ट एक्सपीरियंस को जो those who suffers is negative externalities. In short, private cost is equal to social cost minus external cost. सोशल कॉस्ट को हमने कैसे निकाला था? सोशल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था प्राइवेट कॉस्ट प्लस में एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट ये सोशल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का हमारा तरीका था। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कहता कि प्राइवेट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इस सोशल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एक्सटर्नल कॉस्ट को, एक्सटर्नल कॉस्ट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्राइवेट कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि दोनों में फ़र्क किस का रहता है? एक्सटर्नल कॉस्ट का। सोशल कॉस्ट के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल की जाती है, जबकि प्राइवेट कॉस्ट के अंदर जो एक्सटर्नल कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट आते हैं जो आउटसाइडर्स को पेमेंट की जाती है एक फर्म द्वारा, कि बहुत सारे इनपुट ऐसे होते हैं जो खरीदे जाते हैं, कुछ हायर यानी किराए पे लेने पड़ते हैं फर्म को। तो जब मॉनिटरी पेमेंट की जाती है फर्म द्वारा उन आउटसाइडर सप्लायर्स को, जैसे लेबर सर्विस के बदले वेजेस देना, मटेरियल्स खरीदना, फ्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस,
पावर एंड सो फोर्थ आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये सारे किसकी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं, जो आउटसाइडर्स को फर्म द्वारा पेमेंट करनी पड़ती है, मॉनिटरी पेमेंट करनी पड़ती है उनकी सर्विस के बदले। लेफ्ट विच कहते हैं कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो कैश पेमेंट होती है जो फर्म को देनी पड़ती है आउटसाइडर्स को उनकी सर्विस के बदले, उनकी गुड्स के बदले। तो जो वेज दी जाती है लेबर को, तो लेबर ने क्या ली? वेजेस ली है, तो ये कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेजेस कहलाएगी। जो कॉस्ट आती है कच्चे माल को खरीदने में, आधे पके माल को खरीदने में, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिए जाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं, सारे एग्जांपल रहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द फर्म। यानी कि ये सारी कॉस्ट कौन सी है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाते हैं फर्म के लिए। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉस्ट और आउटले कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ही बोलते हैं इसको हम। इनके अनदर नेम होते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होते हैं कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं फर्म खुद ही रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कर रहे थे, जैसे जो सेल्फ ओन्ड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पे फर्म खुद को पेमेंट नहीं करती है। अगर मैं अपने मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए फर्म खोल ली है अपनी, तो मैं फर्म के अंदर खुद काम कर तो मैं खुद को सैलरी नहीं दूंगी। अगर मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है तो मैं वहाँ पे वर्कआउट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं खुद को रेंट नहीं दूंगी, तो वो मेरे इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आते हैं। कहते हैं मैन इनपुट जो सेल्फ ओन्ड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं फर्म के लिए, तो जो फर्म होते हैं डज नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट फॉर देम टू एनी वन। तो इसके लिए किसी को कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है फर्म को, क्योंकि उसके खुद के रिसोर्सेज हैं ये। बट इट फॉर गोज द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम समवन एल्स टू होम इट कॉल्ड सेल और लीज आउट सेल्फ रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर देती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सफ़र करती है। कैसे समझते हैं अब हम इस कंसेप्ट को? एग्जाम्पल लेते हैं कि लैंड का, ज़मीन का इस्तेमाल है जो खुद के लिए कर लिया है, खुद की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली गई है इस ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पे सेल्फ ओन्ड रिसोर्स होगा क्योंकि खुद का ही है ये जो रिसोर्स है। अगर ये ज़मीन कहीं बाहर किसी को किराए पे दिया तो उसका क्या मिलता है? इसको किराया मिलता। तब ये किराया क्या कर दिया? फोरगोन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री के लिए खुद की ज़मीन को इस्तेमाल किया, खुद को रेंट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे किसी आउटसाइडर को जिसकी पेमेंट नहीं की गई है, इस कारण से इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अगर आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दी जाती है तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। ऐसे अगर मान लो खुद का पैसा लगा दिया कंपनी के अंदर, यानी कि जो कैपिटल लगाई है, तो उससे कंपनी को खड़ा किया गया, अगर यही पैसा कहीं बाहर लगाया था तो वहां से क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो अभी ये इंटरेस्ट क्या कर दिया? फोरगोन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। डेफिनेशन की बात की जाए लेफ्ट विच के हिसाब से, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के ऊपर है जो आती है। कहते हैं टू द फर्म द इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द मनी पेमेंट विच द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स कुड हैव अर्नड इन देयर बेस्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट की वो कॉस्ट होती है जो ऑन सेल्फ ओन रिसोर्सेज के ऊपर आती है, जबकि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ये सेक्रीफाइस कर दी जाती है फर्म को, क्योंकि ये पेमेंट कर दी जाती है आउटसाइडर को। कहते हैं जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर हमें किसी आउटसाइडर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उसको मेजर करते हैं हमें इम्प्यूट करने के लिए जो वैल्यू होती है सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज को इक्वल टू द रिटर्न दे वुड गेट इन देयर बेस्ट और हाईएस्ट पेइंग अल्टरनेटिव। यानी कि इसको हम किसके टर्म में मेजर कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में जो मेजर कर सकते हैं। कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं यहाँ पे जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इसको वैल्यूड करते हैं उस प्राइस के ऊपर जिसमें जिसको पेमेंट या फिर रिप्लेस किया जाता है कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट में। यानी कि इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ये वो प्राइस होता है जो मतलब कि किसी आउटसाइडर्स को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ ओन्ड का ही होता है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि राम एक सोल प्रोप्राइटर है जिसमें बुक स्टोर का जो ओपन किया है, बुक स्टोर का जो ओपन किया राम ने, सोल प्रोप्राइटर है यानी कि अकेला ही पर्सन है जिसने ये ओपन किया खुद से। तो यहाँ पे इसके पास खुद की ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग खुद की है और खुद ही वो अपनी खुद की लेबर दे रहा है, ऑन लेबर, खुद ही काम कर रहा है, खुद की बिल्डिंग है और खुद की उसने क्या लगा दी? कैपिटल लगा रही। यानी कि बिल्डिंग भी खुद की है, लेबर भी खुद कर रहा है, कैपिटल भी सारा पैसा भी खुद ने लगाया है। तो यहाँ पे उसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं आएगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब उसको बाहर किसी को रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, वेजेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्या उसके खुद के रिसोर्सेज हैं।
क्योंकि खुद की बिल्डिंग यूज़ की उसने बुक स्टोर के लिए और खुद के ही उसने काम किया है। तो यहाँ पे अगर उसने खुद की बिल्डिंग खुद यूज़ किया बुक स्टोर के लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर बिल्डिंग को कहीं किराए पे देता तो उसको बाहर से किराया लेट कर लेते कि 400 रुपये रेंटल वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अब ये रेंटल वैल्यू वो नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद के लिए क्या कर लिया, उसको यूटिलाइज़ कर लिया बिल्डिंग को। इसी तरीके से जो उसने खुद की लेबर उसने खुद ही काम किया, तो यहाँ पे उसकी वेजेस भी क्या कर दी गई, सैक्रिफाइस हो गई है। यहाँ से उसका रेंट भी सैक्रिफाइस हो गया, वेजेस भी सैक्रिफाइस होगी। तो यहाँ पे अगर कहीं बाहर पैसा लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिल जाना था, तो अब इसका इंटरेस्ट भी क्या हो चुका है, सैक्रिफाइस हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे उसने ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज सेल्फ ऑन कर लिए, सेल्फ एम्प्लॉय कर लिए, जिस कारण से उसको अब ये जो रेंट है, जो वेजेस है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर ये पर्सन जो राम है, अगर राम कहीं बाहर जॉब करता, किसी दूसरी जगह जॉब करता है, एम्प्लॉयमेंट करता, तो वहाँ से उसको क्या होनी थी, अर्निंग होनी थी। एम्प्लॉयमेंट करता तो क्या होनी थी, वहाँ से उसको अर्निंग होनी थी। लेकिन अब वो खुद के बिजनेस में काम कर, तो खुद के बिजनेस में अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट उसको कमाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा, कि वो प्रॉफिट कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट कि जो राम को अपने एंटरप्रेन्योर टैलेंट के बदले जो मिलेगा। यानी कि जो मिनिमम पेमेंट जो चाहिए राम को अपनी एंटरप्रेन्योर टैलेंट के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएंगे। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। क्योंकि इसमें कहते हैं सच इंक्लूड इन टोटल कॉस्ट, क्योंकि किसके अंदर इंक्लूड किया गया, टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जो टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर दोनों ही कॉस्ट आ जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में बात की जाए तो जो इकोनॉमिस्ट होता है वो यूज़ करता है सभी के सभी कॉस्ट पेमेंट को, चाहे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो। तो यहाँ पे जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसी के अंदर शामिल किया गया नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कि वो प्रॉफिट है जो कम से कम एक एंटरप्रेन्योर को रिटेन करने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइप आती है एक्चुअल कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट और फुल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो फर्म के झेलनी पड़ती है लेबर एम्प्लॉय के बदले, रॉ मटेरियल के बदले, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, प्लांट यूज़ करते जो फर्म, मशीनरी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, एक्चुअल में जो आती है कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। दिस इंक्लूड ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मेड इन मनी। तो जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को भी शामिल किया जाता है, जिनकी पेमेंट मनी के टर्म में करनी है। दिस कॉस्ट आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड करके चलेंगे। दिस कॉस्ट आर यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पज। इसका अकाउंटिंग पर्पज के अंदर जो यूज़ किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट का। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट कौन सी होती है, कहते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट होते हैं जो डिस्चार्ज करते हैं जब कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशंस को उसके ऊपर आती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए जो कॉस्ट आता है उसको बिजनेस कॉस्ट बोलते हैं। कहते हैं बट बिसाइड द एक्चुअल कॉस्ट, कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट के अलावा बिजनेस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब एक्चुअल कॉस्ट के अंदर तो सिर्फ हमने मोटी मोटी कॉस्ट ली थी, लेकिन अगर हम एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं जो डेप्रिसिएशन लगा प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, बिजनेस कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि बिजनेस कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाता है जो एक्चुअल कॉस्ट की जाती है, बहुत सारी पेमेंट जो की जाती है इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए, और जो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, जो अदर फिक्स फिजिकल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, वो भी शामिल किया जाएगा। यानी कि एक्चुअल कॉस्ट में सिर्फ पेमेंट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर की गई है, बल्कि बिजनेस कॉस्ट के अंदर तो डेप्रिसिएशन को भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट में क्या होता है, कहते हैं इसके अंदर शामिल की गई है एक्चुअल कॉस्ट भी शामिल की गई है, डेप्रिसिएशन अमाउंट भी आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है और नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है। जो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो मिनिमम प्रॉफिट होता है जो फर्म को जरूरी होता है अर्न करना प्रेजेंट जॉब के लिए। द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग। कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहते हैं डिडक्ट करके फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द टोटल रिवेन्यू रिसीव बाय द फर्म। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर टोटल रिवेन्यू में से फुल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट है जो कैलकुलेट हो जाएगा। जो प्रॉफिट रिवील किया जाता है बाय द बुक, कहते हैं जो बुक्स के अंदर दिखाया जाता है प्रॉफिट, अकाउंट एज पर द अकाउंटिंग प्रोसीजर टेक इनटू अकाउंट ओनली द एक्चुअल कॉस्ट एंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। कहते हैं जो हम दिखाते हैं प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो अकाउंटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो शो करना पड़ता है, उसके अंदर हम सिर्फ किसको दिखाते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन को दिखाया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो और बिजनेस कॉस्ट जो होते हैं वो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को, जो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जरूरी होता है कि कितना टैक्स, कितनी लीगल
इश्यूज है जो उनकी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। कहते बट मैनेजरल डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन, जैसे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि बिजनेस को बढ़ाना है, नया प्रोजेक्ट लगाना है, आउटपुट डिटरमाइन करना है, कितना आउटपुट है जो किया जाएगा। तो ये डिटर्मिनेशन किया था कि किसके ऊपर बेस किया था, फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये जो एग्रीगेट किया था, फुल कॉस्ट का मतलब कहते हैं टोटल होता है जो एक्चुअल कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट जो करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, वो सारी कॉस्ट को टोटल कर देती है। जैसे एक्चुअल कॉस्ट होगी, बिजनेस कॉस्ट होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, सबको ऐड करके जो कॉस्ट आएगी उसके बेस पे जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट और फुल कॉस्ट बनती थी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो फर्दर हमारी कॉस्ट रहती हैं। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।